Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी टर्म्स पर ये आपका 11th वीडियो है। इसको एमएच अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से तैयार किया गया है। ये हैं आपकी ई लेटर्स लिटरेरी टर्म्स। तो ई लेटर लिटरेरी टर्म्स में आज एलजी पढ़ेंगे। एलजी क्या है और एल्जियाक स्टेंजा या एल्जियाक मीटर किसे कहते हैं। एलजी में द डर्ज, थ्रोनोडी और मोनोडी, पास्टोर एलजी ये क्या होते हैं और इसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इनको जानेंगे। एलजी को पढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट एलजी। एलजी के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें ट्रू नहीं है। तो पहले पढ़िए। एलजी डिनोट्स एनी पोइम रिटन इन एल्जियाक मीटर, अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स। यानी कि एलजी का अर्थ है वो पोइम, कोई भी पोइम जो हेक्सामीटर यानी कि जिसमें 12 सिलेबल होते हैं या 6 फीट होते हैं और पेंटामीटर 5 फीट या 10 सिलेबल। तो इसकी अल्टरनेटिंग जो लाइंस बनी हैं उसमें अगर लिखी गई पोइम है तो वो आपकी एलजी कहलाती है। बी ऑप्शन है जॉन डन्स एलजीज रिटन इन लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर लव पोइम। यानी जॉन डन ने जो पोइम लिखी हैं एलजी नाम से तो वो इनकी लव पोइम्स हैं। थर्ड ऑप्शन है अ फॉर्मल एंड सस्टेंड लेमेंट इन वर्स for the death of a particular person usually ending in a consolation। यानी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर एक औपचारिक और निरंतर जो विलाप होता है वर्ष के रूप में, उसे हम एलजी बोलते हैं। और जो कंसोलेशन यानी कि सांत्वना से समाप्त होती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है या ऑल पॉइंट्स आर ट्रू। तो आपने जो जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अब क्या ये सारी बातें हमको एमएच अब्राहम में या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलती हैं? तो पढ़ के देखते हैं। एलजी के बारे में बात करें तो इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एलजी डिनोट्स एनी पोइम रिटन इन एल्जियाक मीटर। यानी कोई भी पोइम जो एल्जियाक मीटर में लिखी गई है उसे हम एलजी कहेंगे। यानी रोमन ग्रीक लिटरेचर में उसे एलजी कहा जाता है। तो इसका मतलब है चाहे वो पोइम लेमेंट हो, दुख पर हो या ना हो, किसी की डेथ पर लिखी गई हो ना लिखी गई हो, इट डजेंट मैटर, द मीटर शुड बी एल्जियाक। एल्जियाक मीटर होना चाहिए। तो क्या होता है एल्जियाक मीटर? अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स। यानी कि क्रमबद्ध तौर पर पहली लाइन हेक्सामीटर फिर आपकी पेंटामीटर, यानी कि 12 सिलेबल और 10 सिलेबल इन आयम्बिक मीटर। तो मीटर कौन सा होता है? आयम्बिक। अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है ये जॉन डन की एलजी है और एलजी थर्ड है। ये पोइम जो है एक प्रकार की लव पोइम है। क्या है? लव पोइम है। इसके अर्थ को देखते हैं। पहले इसको स्टैंजा देख लेते हैं। ऑल्दो दाई हैंड एंड दाई फेथ एंड गुड वर्क टू हैव सील्ड दाई लव विच नथिंग शुड अनडू। या दो दाउ फॉल बैक दैट अपोस्टे कन्फर्म दाई लव येट मच आई फियर दी। तो ये जो पहली लाइन है आपकी ये हेक्सामीटर है, ये पेंटामीटर है, फिर हेक्सामीटर है, फिर पेंटामीटर है। तो ये एक लव पोइम है और ये एल्जियाक मीटर में लिखी गई है, इसलिए इसको एलजी कहा गया है। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है एलजी के बारे में। द टर्म वॉज ऑल्सो यूज्ड हाउएवर टू रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर of change and loss, frequently expressed
in elegiac verse form, especially in complaints about love। यहाँ कह रहे हैं कि जो पोइम चेंज एंड लॉस के इस शब्द का उपयोग जो है, यानी एलिजी शब्द का उपयोग चेंज एंड लॉस वाली पोइम में किया जाता है। फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस एलिजियाक वर्स फॉर्म, और चेंज और लॉस पर जो पोइम लिखी जाती हैं वो विशेष तौर पर एलिजियाक मीटर में लिखी जाती हैं, और इन पोइम में स्पेशल तौर पर कंप्लेंट अबाउट लव, यानी कि प्यार के बारे में शिकायत की जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस एलिजी शब्द का उपयोग, यानी कि इस एलिजी शब्द का उपयोग परिवर्तन और हानि, यानी कि चेंज एंड लॉस को संदर्भित करने के लिए किया गया था, और इसको अक्सर एलिजियाक वर्स फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें प्यार की शिकायतों के बारे में इस जो है मीटर को प्रयोग किया जाता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हैं। इन अकॉर्डेंस विद दिस लेटर यूजेज द वेंडरर, द सीफेरर एंड अदर पोइम्स इन ओल्ड इंग्लिश आर ट्रांजिएंट्स ऑफ ऑल वर्ल्डली थिंग्स आर इवन नाउ कॉल्ड एलिजीज। ये आपकी ओल्ड इंग्लिश की पोइम्स हैं, वेंडरर, सीफेरर और दूसरी ओल्ड इंग्लिश पोइम्स हैं। तो इन पोइम्स में ट्रांजिएंट्स ऑफ ऑल वर्ल्डली थिंग्स कि जितनी सांसारिक चीज़ें हैं वो सब क्षण भंगुर हैं, तो उनकी क्षण भंगुरता पर ये पोइम्स लिखी गई हैं, और ये पोइम भी एलिजियाक मीटर में है और इनको एलिजीज कहा जाता है। तो हालांकि इन पोइम्स में भी सीफेरर हो या वेंडरर हो, इन पोइम्स में कहीं भी किसी के बारे में विलाप लेमेंट नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी ये एलिजीज हैं। क्यों? क्योंकि ये पोइम्स जो हैं ट्रांजिएंट्स ऑफ ऑल वर्ल्डली थिंग्स, ये संसार की समस्त चीज़ें क्षण भंगुर हैं, इस थीम पर लिखी गई हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। ये सारे के पॉइंट जो हैं जो का त्यों थोड़ा बहुत चेंज करके हमने जो है एम.एच. अब्राहम से लिया गया है। उनको केवल इजी बनाने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ मैं, बस उसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन यूरोप एंड इन इंग्लैंड द वर्ड कंटिन्यूड टू हैव ए वेरिएबल एप्लीकेशन थ्रू द रिनेसां। आप समझ गए होंगे कि एलिजी का प्रयोग केवल लेमेंट पर नहीं बल्कि इसके वेरिएबल एप्लीकेशन में एलिजी का प्रयोग किया गया है। आपने देखा कि जॉन डन ने इसको लव पोइम्स में किया है, और ये जो अभी हमने सीफेरर और जो वेंडरर पढ़ा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ट्रांजिएंट्स ऑफ वर्ल्डली थिंग यानी वर्ल्डली सांसारिक चीज़ों की क्षण भंगुरता है उन पर प्रयोग किया। यानी कि कहने का मतलब एलिजी शब्द का प्रयोग, यानी एलिजी का प्रयोग कई अर्थों में किया गया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अभी ऊपर पढ़ा था जॉन डल की जो एलिजी है काफ़ी बड़ी पोइम है और कई पार्ट में है। रिटन इन लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर लव पोइम्स। यानी कि जॉन डन ने जो एलिजीज लिखी हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में, वो लव पोइम्स हैं। आल्दो दे रिलेट द सेंस ऑफ एलिजी एज लेमेंट इन दैट मैनी दैम एम्फेसिस म्यूटेबिलिटी एंड लॉस। म्यूटेबिलिटी एंड लॉस का मतलब होता है परिवर्तनशीलता और हानि। क्योंकि ये पहले पॉइंट पढ़ा था आपने लोगों ने ऊपर कि तो इस पॉइंट पर ये जो पोइम है और लिखी गई है। ऊपर और भी पढ़ा था कि कंप्लेंट ऑफ लव, इन लवर की कंप्लेंट भी उनमें दर्शाई जाती है। तो जॉन डन की जो एलिजीज हैं इसमें लवर की कंप्लेंट है, तो इसलिए एलिजीज कही गई हैं। हालांकि ये कैसी है, लव पोइम्स है। अब इसका एग्जाम्पल जो अभी ऊपर 4 लाइन देखी थी, अब इसके आगे देखते हैं अर्थ सहित। ये जॉन डन की एलिजी है, और एलिजी कौन सी है, थर्ड एलिजी है। यहाँ कह रहे हैं ऑल्दो दाई हैंड एंड फेथ एंड गुड वर्क टू, कह रहे हैं यद्यपि तेरे हाथ, तेरा विश्वास और
गुड वर्क टू, अच्छे कर्म भी, हैव सील्ड दाई लव विच नथिंग शुड अनडू, कि मेरे हृदय में जो तेरे प्रति प्यार की भावना है उसने मेरे हृदय को सील्ड कर दिया है, यानी कि प्यार की भावना हम मेरे हृदय में जकड़ गई है। एंड नथिंग शुड अनडू, इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता, यानी कि प्यार की भावना जो तुम्हारे प्रति है, तुम्हारे कर्मों ने, तेरे फेथ ने, विश्वास ने उसको बरकरार किया है और मजबूत कर दिया यहाँ तक। या फिर भी दो दाउ फॉल बैक दाई एपोस्टे, फिर भी यद्यपि तू पीछे हट जाता है, तो अपनी प्रेमिका को कह रहा है यद्यपि तू पीछे हट भी जाता है, दैट एपोस्टे, यानी कि जो तू प्रेम का जो धर्म है उसको तू त्याग देता है, यानी कि एपोस्टे प्रेम का जो धर्म है उसको तू प्रमाणित करता है, हमने त्यागना नहीं, प्रमाणित करता है। कन्फर्म दाई लव, अपने प्यार को प्रमाणित करता है। येट मच आई फेयर दी, फिर भी मैं तुझसे बहुत डरता हूँ। तो यहाँ पर इस लाइन में है कि फिर भी मैं तुझसे बहुत डरता हूँ, इसका मतलब यह है कि वह अभी भी प्रेमी अपनी प्रेमिका पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। यही लाइन है। फिर अगली लाइन में और समझ में आ जाएगा, वुमेन आर लाइक आर्ट्स, महिलाएं जो होती हैं वो कला की तरह हैं। फोर्स अनटू नन, जिस पर जो किसी के लिए मजबूर नहीं कर सकती, यानी कोई उनको प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, स्वतंत्र होती हैं। ओपन टू ऑल सर्चर्स अनप्राइज्ड इफ अननोन, और जितने भी खोज करने वाले होते हैं, यानी कि जो उसकी तलाश है वो उसकी हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि वो किसी से बंध के रहना नहीं चाहती, स्वतंत्र हैं। और बोले ऐसा नहीं कि किसी के लिए बंधी हुई हैं, बोले ओपन टू ऑल सर्चर्स, उनका प्रेम जो है सभी खोजकर्ताओं के लिए खुला होता है। अनप्राइज्ड इफ अननोन, यानी कि अज्ञात होने पर भी वो है अमूल्य है। तो समझ गए होंगे कि इसमें प्यार की शिकायतें की गई हैं, और हालांकि लव पोइम में और है क्या, ये एलिजी है। अगला पॉइंट है, इन द 17th century द टर्म एलिजी बिगिन टू बी लिमिटेड इट्स मोस्ट कॉमन present it is a formal and sustained lament in verse for the death of a particular person, usually ending in a consolation। ये इसका मॉडर्न यूज है। मॉडर्न यूज कि एलिजी जो है किसी व्यक्ति की डेथ पर लिखी जाती है, और इसमें सस्टेंड लेमेंट होता है, यानी कि निरंतर विलाप दिखाया जाता है, और इसका जो अंत है वो कंसोलेशन से समाप्त होता है, यानी स्वांतना से समाप्त होता है। तो ये जो है ये मॉडर्न डेफिनेशन है 17th सेंचुरी के बाद की। तो ये डेफिनेशन है। इस पोइम को हम सीधे सीधे लेमेंट वाली जो है एलिजी कहेंगे। और इस एलिजी में जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो इन मेमोरियम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जो उन्होंने ऑर्थर हेनरी हॉलम अपने मित्र के जो फ्रेंड हैं इनके, उसकी डेथ पर लिखा है। और W.H. ऑडेन की मेमोरी है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट, ये एलिजी है। और टॉमस ग्रे की वर्ल्ड फेमस जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो ये आपकी टॉमस ग्रे की एलिजी है। अब बात करते हैं डर्ज। देखिए डर्ज का मतलब जो होता है सीधे साधे विलाप होता है, और ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ पर लिखी जाती है, और ये छोटी होती है, और इसका मेन एम जो होता है वो मृत्यु के समय जो है बोला जाता है, यानी डेथ के समय। तो द दर्ज इज आल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन डेथ, किसी व्यक्ति की मौत के मौके पर लिखी जाती है, और स्पेशल ये प्रकार की वर्सिफिकेशन होती है, यानी कि कविता होती है, डिफर फ्रॉम एलिजी, और ये एलिजी से डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होता है, एलिजी लगभग बड़ी होती है, क्योंकि एलिजी में अभी आपने पढ़ा था कि सस्टेंड लेमेंट होता है एलिजी में, भाई फॉर्मल एंड सस्टेंड लेमेंट होता है, और ये आपकी इनफॉर्मल होती है, समझ लीजिए, ठीक।
दूसरी बात, इसमें सस्टेंड लेमेंट होता है उसमें एलिजी में, और बाद में कंसोलेशन होता है, पढ़ा होगा बाद में कंसोलेशन। तो एलिजी जो लिखी जाती है उसमें कंसोलेशन होता है बाद में, तो इसमें कंसोलेशन नहीं होता। इट इज शॉर्ट, इज लेस फॉर्मल एंड यूजली रिप्रेजेंटेड एज ए टेक्स्ट टू बी संग, और इसको गाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हैं आपके शेक्सपियर का जो एग्जाम्पल फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये एलिजी है आपकी टेम्पेस्ट में दी गई है, उनका प्ले है टेम्पेस्ट उसमें। और विलियम कॉलिंस की एलिजी है द सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बिलियन, ये इसी प्रकार की दर्ज है। अब थ्रोनोडी की बात करते हैं। देखिए थ्रोनोडी बोले या मोनोडी बोले एक ही बात है। थ्रोनोडी का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं अंतिम संस्कार का गीत। जो अंतिम संस्कार का गीत होता है इसको हम विलाप गीत कह सकते हैं, विलाप गीत। विलाप गीत का मतलब है किसी की मौत पर सीधे सीधे रोना, तो ये विलाप गीत कह सकते हो, और अंतिम संस्कार का गीत बोलते हैं इसको। क्या है इसमें, थ्रोनोडी इज नाउ यूज मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज एंड मोनोडी, यानी डर्ज और मोनोडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। एंड एन एलिजी और डर्ज विच इज प्रेजेंटेड एज ए अट्रेंस ऑफ ए सिंगल पर्सन। इसकी खास विशेषता है ये है कि ये सिंगल पर्सन के द्वारा बोली जाती है। दैट्स वाई थ्रोनोडी और मोनोडी को हम एक ही कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन बोलता है तो मोनोडी हो गई। अब जॉन मिल्टन की जो लिसिडस है एक प्रकार की एलिजी है। क्योंकि एलिजी क्यों है, क्योंकि इसमें सस्टेन्ड विलाप है। देखिए एलिजी में क्या आया था, पहले आया था फॉर्मल, दूसरा सस्टेन्ड लेमेंट आया था, और तीसरा पॉइंट आया था कंसोलेशन, या लास्ट में सांत्वना होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है लिसिडस में हैं, तो इसलिए एलिजी है। इन द सब टाइटल एज मोनोडी, लेकिन इसको मोनोडी सब टाइटल दिया गया क्यों, बिकॉज इन विच द ऑथर बिवेल्स अ लर्न फ्रेंड। यहाँ पर जो अकेला राइटर है वो अपने फ्रेंड पर लेमेंट करता है, विलाप करता है, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा ये एलिजी गाई गई है, दैट्स वाई इसको हम मोनोडी कहा है। लेकिन जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने एलिजी की पढ़ी हैं वो सारी की सारी पढ़ी हैं, तो और आगे पढ़ेंगे। और मैथ्यू आर्नोल्ड की जो एलिजी है, जो आर्थर हेनरी क्लॉक में लिखी गई है, थायरेसिस, ये भी एक प्रकार की मोनोडी है। लिसिडस भी मोनोडी है, लेकिन ये दोनों ही आपकी पास्टरल एलिजी भी हैं। तो एक जो सब टाइटल आता है इसका सब टाइप, वो है पास्टरल एलिजी। देखिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पास्टरल का मतलब होता है शेफर्ड से, यानी कि किससे होता है, शेफर्ड से। तो जिसमें शेफर्ड की बात आती है, गड़रिया की बात आती है, चरवाहे की बात आती है, तो उसका मतलब ही पास्टरल हो जाता है। पहला पॉइंट है एन इम्पोर्टेंट सब टाइप ऑफ द एलिजी इज पास्टरल एलिजी which represents both the poet and one he mourned, who is usually as a poet as a shepherd। देखिए जो भी व्यक्ति इसमें लेमेंट करता है, विवेल्स करता है, वो पोइट होता है या कोई और भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो एज ए शेफर्ड के तौर पर मॉर्न करता है, यानी कि उसका लेमेंट जो होता है शेफर्ड के तौर पर होता है। तो उसको हम एलिजी को पास्टरल, यानी कि देहाती एलिजी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, देहाती। और पास्टर का जो मीन है लैटिन में, द लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शेफर्ड। जो भी एलिजी शेफर्ड से रिलेटेड है वो पास्टरल एलिजी है। अब पहला पॉइंट कि इसकी जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन है सिसिलियन ग्रीक पोइट थियोक्राइटस, इसको ओरिजिनेटर माने जाते हैं। वाज कंटिन्यूड बाय द रोमन वर्जिल
was developed in various European countries during the Renaissance and remained current in English poetry throughout the 19th century। यानी कि 19वीं शताब्दी तक और सिसिलियन जो ग्रीक पोइट हैं थ्योक्राइटस, वहाँ से लेकर के 19th सेंचुरी तक विभिन्न पोइट्री में इसका प्रयोग हुआ है। रेनेसां एज हो और चाहे रोमन ब्राज़ील के एज हो, हर एज में एलिजी का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये एलिजी इनमें से कौन सी पास्टरल एलिजी नहीं है। तो ये आपकी फेमस पास्टरल एलिजी हैं। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कौन कौन सी एलिजी जो है किस किस ने लिखी है और किस किस के मेमोरी में उसको लिखा गया है। स्पेंसर की है एस्टोफल, और जो उन्होंने अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी गई है। तो ये पूछा जाता है कि एस्टोफल एलिजी किसने लिखी है। पहला प्रश्न तो यही, किस प्रकार की एलिजी है, तो पास्टरल एलिजी है, ये भी प्रश्न बनता है। मिल्टन की लेसिडस है, जो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग जो उनके साथ पढ़ते थे उसकी डेथ पर लिखी गई है। शैली की एडोनिस है, जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। मैथ्यू आर्नोल्ड की थेरेसिस है, जो कि उनके फ्रेंड हैं आर्थर ह्यू क्लॉक, उनकी डेथ पर लिखी गई है। और थेरेसिस का जो मीनिंग होता है ग्रीक में वो है सेफर्ड पोइट। तो इस प्रकार ये थेरेसिस है आपकी पास्टरल एलिजी है। अब बात करते हैं, जिसे आपने कहा था कि क्या क्या डिफरेंस है पास्टरल एलिजी में और एलिजी के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो कन्वेंशनल फीचर्स हैं एलिजी के और पास्टरल एलिजी के, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। देखिए 7 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग म्यूजेस एंड गोज ऑन टू मेक फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू द अदर फिगर फ्रॉम द क्लासिकल मैथोलॉजी। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एलिजी की बिगिनिंग होती है तो बिगिनिंग किससे करते हैं, इन्वोकेशन से, यानी कि स्तुति से। और स्तुति में जो म्यूजिस हैं यानी कि जो देवियाँ हैं संगीत की, उनको इन्वोक करते हैं। और दूसरे जो क्लासिकल मैथोलॉजी के फिगर्स हैं उनको भी स्तुति करते हैं। अब हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है वो आपका लेसिडस का है, और लेसिडस में जॉन मिल्टन ने जो सिस्टर्स ऑफ सेक्रेड बेल हैं, ये 9 म्यूजिस हैं जिनको इन्होंने इन्वोक किया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अपनी पास्टरल एलिजी लेसिडस में जॉन मिल्टन ने किसको इन्वोक किया है। तो ये कौन है, सिस्टर्स ऑफ सेक्रेड बेल डेड फ्रॉम द बीनीथ द सीड ऑफ जब डेथ स्प्रिंग, ये इनका इन्वोकेशन है। अगला है ऑल नेचर ज्वाइंस इन मॉर्निंग द शेफर्ड्स डेथ। जब शेफर्ड की डेथ होती है तो जितनी भी नेचर है वो इसमें मॉर्न करती है, बिलाप करती है, वो भी इसमें। तो इसको आप बताइए कि किस प्रकार का ये टर्म बनेगी, या जिसको बोलते हैं किस प्रकार का आपका फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। आपने यहाँ सुना होगा फिगर ऑफ स्पीच पैथेटिक फैलेसी। तो जिसमें नेचर ऑब्जेक्ट होते हैं वो जब मॉर्न में शामिल हो जाते हैं तो उसको हम पैथेटिक फैलेसी बोलते हैं। तो दी सेफर्ड दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स विद वाइल्ड दाइम एंड गेटिंग वाइन ओवरग्रोन एंड ऑल देयर इकोस मॉर्न। तो ये जो है नेचर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बिवेल करते हैं। अगला पॉइंट है द मॉर्नर चार्जेस विद नेग्लिजेंस द निम्फ एंड अदर गार्जियंस ऑफ डेड शेफर्ड। ये कहा जाता है कि जंगल में जो निम्फ अप्सराएं हैं और दूसरे नेचुरल जो गार्जियन होते हैं उनकी नेग्लिजेंस के बारे में
बताते हैं। ये कहते हैं कि जब इसकी डेथ हुई तो वेयर वर यू, उस समय आप कहाँ थे? यू मस्ट गार्ड दैट शेफर्ड, भाई उस शेफर्ड को आपको गार्ड करना चाहिए था। तो ये इसमें दर्शाया जाता है। देयर इज ए प्रोसेसन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स, तो मॉर्नर्स का जो बिलाप करने वाले हैं उनका एक प्रोसेसन भी होता है। द पोइट raises questions about the justice of fate and else of providence and averts the corrupt condition of his own time। तो यहाँ पर जो पोइट है वो जस्टिस पर क्वेश्चन उठाता है और अपने वर्तमान परिस्थितियों की जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कंडीशन होती हैं पॉलिटिकल एंड सोशल, उनको जो है उनके करप्शन पर उंगली उठाई जाती है। और इसका फाइन एग्जाम्पल आपको लिसिडस में देखने को मिलेगा। पोस्ट रेनेसा एलिजीज ऑफन इंक्लूड एन एलेबोरेट पैसेज इन विच एप्रोप्रिएट फ्लावर्स आर ब्राउट टू द डेक ऑफ हार्सेस। हार्सेस का मतलब होता है वो ताबूत, यानी कि खुली ताबूत वाली जो गाड़ी होती है उसको हार्सेस कहा जाता है। तो रेनेसा पीरियड की बात हो रही है, तो इसमें डेक पर फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें कहा था कि एलिजी में जो है वो आपका कंसोलेशन होना चाहिए, तो देयर इज ए क्लोजिंग कंसोलेशन इन क्रिश्चियन एलिजीज, द लिरिक रिवर्सल फ्रॉम ग्रीफ एंड डिस्पेयर ऑफ जॉय एंड एश्योरेंस typically occurs when the eligist suddenly realizes that death in this world is the entry of a higher life। अब लौट कर हम अपने यहाँ आते हैं। जब भी कोई मॉर्नर अपने यहाँ भी किसी की डेथ पर रोते हैं, जैसे हम किसी को दिलासा देने जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि डेथ जो है हर एक की जीवन में आती है, भाई वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। और आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मर गया तो इस दुनिया की मुसीबतों से तो कम से कम नहीं झेल पाएगा, तो हम किसी तरह उसको व्यक्ति को दिलासा देते हैं। भाई जिसका कोई निजी मर जाता है तो उसको हम दिलासा देने का काम करते हैं। तो यही कारण है द एलिजी में जो है वो आपका क्लोजिंग कंसोलेशन होता है, सांत्वना होती है जो किसी भी नियरेस्ट पर्सन की डेथ पर उसके सगे संबंधी को हम लोग देते हैं। और ये बताते हैं कि जो डिस्पेयर है, ग्रिफ है, उसकी तरफ उससे आप जॉय की ओर बढ़िए। क्यों? क्योंकि डेथ इन दिस वर्ल्ड इज द एंट्री टू अ हायर लाइफ। इस संसार में जो आपका मॉर्टल संसार है, तो इससे डेथ के बाद ही आप उस इमोर्टल वर्ल्ड में जाते हैं जो कि हायर वर्ल्ड है। अब बात करते हैं लाइफ ऑफ मिल्टन, आपकी रचना है सैमुअल जॉनसन के। तो इन्होंने डिसअप्रूव बोथ पास्टोरलिज्म एंड माइथोलॉजी इन मॉडर्न पोइट्री। इन्होंने मॉडर्न पोइट्री में पास्टोरलिज्म और माइथोलॉजी को दोनों को नकारा है। और उन्होंने लेसिडास में कहा है इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, कि लेसिडास जो है इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी है, निहित असंभवता, ये इन्होंने कहा है। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है? देखिए, इस पॉइंट से आशा है कि हम संभावनाओं को तलाशते हैं, संभावनाओं को तोलते हैं, और ये ध्यान रखा जाता है कि जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिस घटनाओं के बारे में बात हुई है, क्या वो वास्तव में हुई हैं या वास्तव में संभव है। तो जिस प्रकार लेसिडास में बात की गई, आप अगर लेसिडास पढ़ेंगे तो आपको लगता है ये सब काल्पनिक बातें, ऐसा हुआ नहीं होगा ना ऐसा हो सकता है। तो नेचुरल है कि ये जो बातें उसमें बताई गई हैं वो आपकी असंभव लगती हैं। तो इसी को ही हम ये कह सकते हैं, वो चीज़ें जो दर्शाई हैं तो वो वास्तव में एक्चुअल वर्ल्ड में घटित होने वाली होनी चाहिए, लेकिन वो उसमें है नहीं। तो इसको बोलते हैं निहित असंभवता। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको एलिजी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।